एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप सभी का इंग्लिश सूत्रा में काफ़ी बहुत स्वागत करती हूँ। और आप लोग सेफ़ होंगे, पढ़ रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपनी तैयारी करना नहीं छोड़ा होगा और ज़्यादा निश्चिंत होकर बैठ गए हों और तैयारी करनी छोड़ दी हो, तो ऐसे मत कीजिएगा। क्योंकि जो लोग लगातार तैयारी करते रहते हैं, केवल उन्हीं को उनके सपने जो हैं वो पूरे होते हुए दिखते हैं और उनको ही उनकी मंजिल प्राप्त होती है। तो प्लीज़, अगर आपने तैयारी करनी छोड़ दी है या बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो गए, तो ऐसा ना करें। अपनी तैयारी को रिज्यूम करें और फिर दोबारा से जो है लग जाएं। चलिए, अब आज मैं आप लोगों के लिए जितना भी मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है, अब मैं दोबारा से आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज और सभी चीज़ के क्वेश्चंस मिक्स करके। तो ये है आपके लिए इसी में एक सीरीज़, क्वेश्चन सीरीज़ दैट विल हेल्प यू आउट। क्वेश्चंस का लेवल जो है थोड़ा सा अप कर दिया है, अच्छे लेवल का है, जो आप लोगों के लिए नॉट ओनली जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, उत्तराखंड, किसी के लिए भी काम जो है वो आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्राइस्ट विक्ट्री वॉज रिटन बाय। तो क्राइस्ट विक्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? क्राइस्ट विक्ट्री जो वर्क है दैट इज़ रिटन इन 1610। ये जो वर्क है ये 1610 में लिखा गया था। 1610 है, ये 1616 हो रहा है, 1610। और ये 4 कैंटोज़ में ये पोएम लिखी गई है। इसमें क्राइस्ट के बारे में बताया गया है। ये वर्क लिखा गया है गाइल्स फ्लेचर के द्वारा। और ये पोएम जो है इसमें कैसे इम्पॉर्टेंट, ये वैसे क्योंकि इसमें मिल्टन ने अपनी पोएम पैराडाइज रीगेंड जब लिखी, तो क्राइस्ट विक्ट्री से ही वॉज सो वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड कि उसने काफ़ी सारा मटेरियल अपना क्राइस्ट विक्ट्री से लिया है। तो क्राइस्ट विक्ट्री इज़ रिटन बाय गाइल्स फ्लेचर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हु रॉट द पर्पल आइलैंड। पर्पल आइलैंड किसने लिखी है? तो ये है फिनियस फ्लेचर ने लिखी है। ये पोएम जो है ये एक एलिगोरिकल, एपिक एलिगोरिकल पोएम है जो आई थी 1633 में, यानी कि 17th सेंचुरी में। तो क्राइस्ट विक्ट्री लिखी है गाइल्स फ्लेचर ने, पर्पल आइलैंड लिखी है फिनियस फ्लेचर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, मेक नॉर आयरन बार्स अ केज, विच फेमस पोएम कंटेन्स दीज लाइन्स। ये पोएम की लाइन्स कहाँ से ली गई हैं और ये किसने लिखी हैं? तो ये हमारे जो पोएट है ये लिखी है रिचर्ड लवलेस ने। और किस पोएम में लिखी है? ये पोएम का नाम है टू एथिया फ्रॉम प्रिजन। ये इसका है, इसके राइटर हैं रिचर्ड लवलेस। रिचर्ड लवलेस ने ये पोएम लिखी है। बहुत ही फेमस पोएम है कि स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक नो आयरन बार्स अ केज, कि स्टोन वॉल्स से, पत्थरों की दीवारों से प्रिजन नहीं बना करते और ना ही आयरन बार से कोई पिंजरे बना करते हैं। तो ये लाइंस लिखी हैं रिचर्ड लवलेस ने अपनी पोएम टू एथिया फ्रॉम प्रिजन से। चलिए बात करते हैं द मिस्ट्रेस, अब्राहम काउले का जो ये वर्क है ये किसने लिखा है? सॉरी, अब्राहम काउले का जो ये वर्क है मिस्ट्रेस, ये आखिरकार है क्या? इट्स अ सीरीज ऑफ लव पोएम्स। तो इसका आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, हु वॉज सेलिब्रेटेड एज द ग्रीन पोएट। भाई ग्रीन पोएट के रूप में जो सेलिब्रेट करे जाते हैं एंड्रयू मार्वेल करे जाते हैं। ये वही एंड्रयू मार्वेल हैं जो मिल्टन के अंधे होने पर उनके असिस्टेंट थे और ये बाद में एमपी बन गए थे। जब मिल्टन को अरेस्ट किया गया था तो इन्हीं के द्वारा जो है मिल्टन को छुड़वाया गया था। और एंड्रयू मार्वेल ने ये वर्क लिखा है ग्रीन एंड्रयू मार्वेल को कहा जाता है ग्रीन पोएट क्योंकि उन्होंने अपने वर्क गार्डन में और इसमें जो है एक ग्रीन जो इमेजेस हैं वो दिखाई हैं। तो एंड्रयू मार्वेल इज़ नोन एज द ग्रीन पोएट। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये किसने लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखी है सर वॉल्टर रेले। कथित तौर पे क्वीन एलिज़ाबेथ को जो पसंद करते थे और क्वीन एलिज़ाबेथ उन्हें पसंद करती थी।
अब बाद में बेचारों को मरवा दिया गया कि उनको पर ट्रेजन का आरोप लगाकर। इन्होंने लिखी है द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन लिखी है जॉन मिल्टन ने। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखी है सर वॉल्टर रेले ने। और ये 5 किताबों में है, ये 5 किताबें हैं सर वॉल्टर रेले ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्गर एरर्स किसके द्वारा लिखी गई है? वल्गर एरर्स लिखी गई है थॉमस ब्राउन के द्वारा। इसका जो पूरा नाम है वल्गर एरर्स का, इसका नाम है स्यूडो, मैं लिख देती हूँ, स्यूडोडॉक्सिया, स्यूडोडॉक्सिया एपिडेमिका, एपिडेमिया, स्यूडोडॉक्सिका एपिडेमिया, ये इसका नाम है। ये एक इसमें उन्होंने एक सेटायर है, चैलेंज करा है अपनी एज की कॉमन एरर्स को, और उन्होंने इसमें सुपरस्टिशंस के ऊपर जो है वो वार जो है वो इसमें किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले ऑफ जॉनसन डिड शेक्सपियर एक्ट इन? शेक्सपियर ने जॉनसन के कौन से प्ले में वर्क किया? दैट इज़ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो इसका आंसर है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। हु इन्वेंटेड एंटी मास्क? एंटी मास्क पहले सुन लीजिए कि एंटी मास्क आखिर होता क्या है। वैसे तो एंटी मास्क बेन जॉनसन ने इन्वेंट करा है। ये एक अजीब सी कॉमिक, एक हास्यास्पद परफॉर्मेंस होती है, विचित्र सी, जो मास्क के पहले या मास्क के बीच में मतलब इंसर्ट की जाती है। तो ये एंटी मास्क को इन्वेंट करने वाले हैं मिस्टर बेन जॉनसन। आइडेंटिफाई द प्ले विच कंटेन्स हिज दिस सॉन्ग। ये दिस सॉन्ग है, हिज सॉन्ग नहीं, दिस सॉन्ग। क्वीन एंड हंट्रेस चेस्ट एंड फेयर, ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? सिंथियाज रिवेल्स। एक मिनट में इसको मिटा के फिर दोबारा से करती हूँ। ये है सिंथियाज रिवेल्स। हु वॉज द लॉर्ड ऑफ द टेवर्न विट्स? पहले इसके बारे में सुन लीजिए कि ये बेन जॉनसन को कहा जाता है। एक मर्मेड टेवर्न नाम की एक सराय थी, जिसमें मंथ के हर फ्राइडे को कुछ एलिजाबेथन और जो राइटर्स थे और वो बैठा करते थे ड्रिंक करने के लिए, और इनके जो लॉर्ड थे वो थे मिस्टर बेन जॉनसन। द कोलेब्रेशन ऑफ ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर लास्टेड फॉर? ब्यूमॉन्ट और फ्लेचर का जो कोलेब्रेशन था वो कितने साल तक रहा? इट लास्टेड फॉर 7 years. द वाइल्ड गूस चेज वॉज रिटन बाय? ये वाइल्ड गूस चेज किसने लिखी है? तो ये लिखी है जॉन फ्लेचर ने। टॉमस डेकर अटैक्ड विच लिटरेरी पर्सनैलिटी इज इन हिज प्ले सेटायरोमेस्टिक्स? टॉमस डेकर ने अपने प्ले में सेटायरोमेस्टिक्स में किसको जो है वो उस पर सेटायर करा है? दैट इज़ बेन जॉनसन। और ये जो वर्क है इसका नाम है वॉर ऑफ द थिएटर्स। वॉर ऑफ द थिएटर्स इसका मतलब है। और ये जो वर्क है इसको में उन्होंने मजाक उड़ाया है बेन जॉनसन का। चार्ल्स लैम ने हेवुड को प्रो शेक्सपियर कहा है। ये आपने कई बार पहले भी सुना होगा कि किसको चार्ल्स लैम के द्वारा प्रो शेक्सपियर कहा गया है। दैट इज़ हेवुड। और चार्ल्स लैम ने हेवुड को प्रो शेक्सपियर कहा है। और कौन से वर्क के लिए कहा है? तो वो कहा गया है अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, इसके लिए कहा है। गेम एट चेस किसके द्वारा लिखी गई है? गेम एट चेस सबसे पहले ये 1624 है। और गेम एट चेस जो है ये एक थॉमस मिडल्टन का प्ले है। और एक मिनट, थॉमस मिडल्टन का प्ले है। गेम एट चेस में से ही टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड के अपने सेकंड जो पार्ट है उसका टाइटल भी लिया है। और इसमें जो सेटिंग है प्ले की वो चेस बोर्ड है। और इसमें लड़ाई दिखाई गई है, स्पेन एंड इंग्लैंड के बीच में लड़ाई दिखाई गई है। तो गेम एट चेस लिखा है थॉमस मिडल्टन ने।
द वाइट डेविल किसने लिखी है? ये वाइट डेविल लिखी गई है जॉन वेबस्टर के द्वारा। लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखा है? ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। एक्चुअली डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है लाइव्स ऑफ पोएट्स, जिसमें उन्होंने 52 पोएट्स की बायोग्राफी जो है वो ली है, जिनमें से एक जो है वो मिल्टन भी हैं। लेकिन ओरिजिनली लाइफ ऑफ मिल्टन जो लिखी है वो डेविड मैसन के द्वारा लिखी गई है। शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था, जिसमें 36 प्लेस थे, और शेक्सपियर का जो सेकंड फोलियो है वो डेट उल्टी कर दिया, 1632 में आया है। अब इसमें एक और चीज़ आप लोग इसमें देखिए, 1632 में इसमें एपिथैप के रूप में ऑन शेक्सपियर मिल्टन का भी एक सोनेट जो है वो इसमें ऐड हुआ था। मिल्टन का सोनेट नहीं, मिल्टन की एक पोएम जो उसने शेक्सपियर के सम्मान में लिखी थी, दैट वाज आल्सो एडेड इन इट। मिल्टन ने लिखी है एपिथेमियम डेमोनिस, जो उसने अपने दोस्त चार्ल्स डिओडिटी की मृत्यु पर लिखी। ये जो एलिजी है ये लिखी गई है लैटिन में। मिल्टन लैटिन के बड़े शौकीन थे, तो ये लैटिन पोएम है। हु रॉट जर्नल टू स्टेला, ये वर्क जो है वो लिखा गया है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा, और ये जो वर्क है जर्नल टू स्टेला, ये एक वर्क है जिसको लिखा गया है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। द सब्जेक्ट ऑफ बैटल ऑफ द बुक्स, बैटल ऑफ द बुक्स एक सटायर है, और उन्होंने ये भी स्विफ्ट का लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने अपने जो इनके पैट्रन थे मिस्टर टेम्पल, उनके लिए ये उनको प्रोटेक्ट करते हुए लिखा है। ये जो वर्क है बैटल ऑफ बुक्स जो है, इसमें दिखाया गया लड़ाई दिखाई गई है एंशियंट और मॉडर्न के बीच में, और इसीलिए इसका जो इसकी जो सब्जेक्ट है दैट इज़ एंशियंट एंड मॉडर्न। अ टेल ऑफ टब, ये भी स्विफ्ट का ही है। वैसे टेल ऑफ टब दो लोगों ने लिखा है, टेल ऑफ टब ने लिखा है। टेल ऑफ टब जो पब्लिश हुई है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1704। एक वे क्या हो गया, 1704। अ टेल ऑफ अ टब इज, जो स्विफ्ट की टेल ऑफ अ टब है दैट इज़ अ सटायर ऑन, स्विफ्ट की टेल ऑफ अ टब जो सटायर है वो किस पर है? दैट इज़ डिविजन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये क्रिश्चियनिटी पर के डिवीज़न पर, कैथलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट्स और एंग्लिकन चर्च, इस पर जो है वो आधारित है, और उस पर एक सटायर है। गुलिवर्स टू ट्रैवल, ये भी स्विफ्ट का ही लिखा हुआ वर्क है। गुलिवर्स ट्रैवलर, गुलिवर्स शिप, ये यहाँ पर एक ही आएगा, गुलिवर्स शिप। गुलिवर्स शिप इज शिप रैक्ड फर्स्ट एट, गुलिवर का जो शिप है वो सबसे पहले कहाँ शिप रैक होता है? दैट इज लिलीपुट, लिलीपुट में होता है। द टैटलर अपीयर्ड, टैटलर जो है वो आया करता था। टैटलर जो कि एक पीरियोडिकल था, और ये अब न्यू क्लासिकल एज में ही ये स्टार्ट हुए थे, और ये टैटलर जो है वो आया करता था थ्राइस अ वीक। टैटलर, स्पेक्टेटर, ये सारे के सारे पीरियोडिकल्स थे। ये स्पेक्टेटर भी एक पीरियोडिकल का नाम है, और ये इसमें जो स्पेक्टेटर है यानी कि जो लोगों को देखता रहता है, उन्हें ऑब्जर्व करता है, वो कौन है? तो स्पेक्टेटर इज़ एडिसन, दैट इज़ जोसेफ एडिसन। ये सब न्यू क्लासिकल एज के पीरियोडिकल्स हैं, टैटलर, रैम्बलर, स्पेक्टेटर। ऑन हुज कैरेक्टर वॉज पोप्स बेलिंडा कार्व्ड आउट, ये फिर हम न्यू क्लासिकल एज की बात कर रहे हैं। पोप ने एक एपिक लिखा है, मॉक एपिक लिखा है, द रेप ऑफ द लॉक, जो उस तत्कालीन समाज की शॉर्टकमिंग्स को दिखाता है। और ये जो कैरेक्टर है बेलिंडा का, ये किस पर जो है वो आधारित है? तो ये आधारित है मिस अराबेला फर्मर पर। तो इसका आंसर है आपका बी। फॉर फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये बाद में मॉडर्न एज में इस पे फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये लिखा है पोप के द्वारा दिया गया है, और ये किस में दिया गया है?
फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म में से लिया गया है। और इसी पर सेम उस पे वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये नावल लिखी है E.M. फॉस्टर ने। इसी से ही लिया। E.M. फॉस्टर मॉडर्न राइटर ने इसी एसे ऑन क्रिटिसिज्म की लाइन को लेकर नावल लिखा है E.M. फॉस्टर ने, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। Who exonerated Shakespeare for not abiding by the unities of time and place? किसने कहा कि शेक्सपियर जो है वो अब यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस को फॉलो नहीं करता है? तो ये कहा गया है मिस्टर जॉनसन के द्वारा। एक मिनट, अब आप सोच रहे हैं कि कौन से जॉनसन के द्वारा? तो ये कहा गया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ही है, एक और कौन हो सकते हैं? हु रॉट लाइफ ऑफ जॉनसन? लाइफ ऑफ जॉनसन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, मैंने अभी आपको बताया था लाइव्स ऑफ पोएट्स उन्होंने लिखी, जिसमें 52 पोएट्स के बारे में उन्होंने बताया है। लाइफ ऑफ जॉनसन किसने लिखी है? दैट इज़ रिटन बाय जेम्स बॉसवेल। उनका जो बायोग्राफर था दैट वॉज जेम्स बॉसवेल। आगे बढ़ते हैं। द सब टाइटल ऑफ शी स्टूप्स टू कॉन्कर इज, शी स्टूप्स टू कॉन्कर जो वर्क है इसका सब टाइटल क्या है? ये जो वर्क है दैट इज़ बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। शी स्टूप्स टू कॉन्कर लिखा है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, और ये जो वर्क है इसका सब टाइटल है मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डू वी फाइंड द कैरेक्टर्स मार्लो एंड हार्ड कैसल? ये कैरेक्टर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ की प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्कर में। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, अगर ये हम बात करते हैं गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन डन। यहाँ हम जॉन डन की बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब टाइटल ऑफ पैमेला इज, सब पैमेला का सब टाइटल क्या है? तो पैमेला जो वर्क है उसका सब, पैमेला जो कि नॉवल है उसका सब टाइटल है वर्च्यू रिवॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे। नेक्स्ट इज द ग्रेट फायर अकर्ड इन। देखिए ग्रेट फायर अकर हुई थी 1666 में, और कहते हैं इसी के साथ प्लेग के कीटाणु भी खत्म हो गए, जो 1625 में एक ब्यूबॉनिक प्लेग, ब्यूबॉनिक नहीं ये तो यस्टिक उससे फैला था, तो प्लेग के जो कीटाणु हैं वो उससे ख़त्म हो गए। तो ये था ग्रेट फायर अकर्ड इन 1666 जो पहली थी। अ पैटर्न ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स इन लाइन ऑफ पोइट्री इज कॉल्ड। जब आवाज़ के उतार चढ़ाव को, कहाँ पर आवाज़ गिरती है, कहाँ आवाज़ उठती है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज मीटर। जैसे आयम्बिक और डेक्टाइलिक, ट्रॉची, पायरिक, ये सारी जो हैं आवाज़ के उठने गिरने के क्रम को बताती है, इसे कहा जाता है मीटर। द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड्स, सिमिलर एंडिंग साउंड्स को जब रिपीटिशन होता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज राइम। जो आपने राइम स्कीम सुनी होगी, जैसे हम कहते हैं कि सोनेट की पेट्रियार्कल सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी बी ए, सी डी ई, अब्बा अब्बा सी डी। तो ये जो राइम कर रहा है ना, देखो ए से, बी से, इसे क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज राइम स्कीम। वॉट इज़ द स्टडी ऑफ पोइट्रीज मीटर एंड फॉर्म कॉल्ड? जब हम ये देखते हैं कि इसमें ट्राईमीटर यानी कि टेट्रामीटर, पेंटामीटर लग रहा है, डेक्टाइलिक, ट्रॉची, आयम्बिक लग रहा है, तो इस स्टडी को आखिर कहते क्या हैं? तो दिस स्टडी इज़ नोन एज प्रोसिडी। इसे कहा जाता है प्रोसिडी। जो स्टडी होती है कि इसमें कौन सा मीटर, कौन सा फुट जो है वो यूज़ किया गया है, तो इसे कहा जाता है प्रोसिडी।
फ्रॉम वॉट सेंचुरी डज द पोइटिक फॉर्म द फोक बैलेड डेट। ये जो फोक बैलेड्स हैं यानी कि जो कहानी की तरह जो कही जाती हैं, जो चले आ रहे हैं कहानी की तरह जो गीत गाए जाते हैं, लोकगीत जिन्हें कहा जाता है, फोक बैलेड्स कब से जो हैं वो आए। तो फोक बैलेड जो है वो कब से आए, ये आए थे 12th सेंचुरी में। तो फोक बैलेड की शुरुआत मानी जाती है 12th सेंचुरी। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे कहते हैं व्हाट इज़ द वर्ड फॉर प्ले ऑन वर्ड्स। प्ले ऑन वर्ड्स के लिए कौन सा जो है वो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज पन। अब पन के बारे में आप कहूँ कि जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। पन वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं। जैसे द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अभी पूरा आएगा नहीं आएगा मैं कह नहीं सकती। द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द लिवर। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जो लिवर वर्ड है इसमें पन है, क्योंकि एक मीनिंग है जीने वाला और दूसरा मीनिंग है लिवर। तो जब एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं तो दैट इज़ नोन एज पन, और पन को ही कहा जाता है प्ले ऑन वर्ड्स। वॉट इज स्टडी ऑफ मीटर, रिद्म एंड इंटोनेशन ऑफ अ पोएम कॉल्ड। तो ये वही चीज़ है कि जब मीटर, रिद्म और इंटोनेशन उतार चढ़ाव को पढ़ते हैं तो दैट इज़ नोन एज प्रोसिडी। कि आवाज़ कहाँ उठती है, आवाज़ कहाँ गिरती है, आयम्बिक पेंटामीटर है कि टेट्रामीटर है, पोएम्स में ब्लैंक वर्स है। तो ये जो स्टडी होती है इसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज प्रोसिडी। इनमें से कौन सी जापानीज़ पोइटिक फॉर्म है। तो इनमें से जो जापानीज़ पोइटिक फॉर्म है दैट इज़ टेंका। टेंका एक 5 लाइन की पोएम होती है जिसमें 31 सिलेबल्स होते हैं और 57577 ये इसका होता है, क्रम होता है कि 5 लाइन की पोएम होती है। 57577 ये इसका होता है, 31 सिलेबल्स इसके अंदर होते हैं। तो जो जापानीज़ पोइटिक फॉर्म है दैट इज़ टेंका, 5 लाइन की पोएम दैट इज़ नोन एज टेंका। इन विच लैंग्वेज द स्टोरीज ऑफ कैंटरबरी टेल आर रिटन। कि कौन सी लैंग्वेज में कैंटरबरी टेल्स की कहानियाँ लिखी हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि जब एंग्लो सेक्सन पीरियड था तो उस इंग्लिश को कहा जाता था ओल्ड इंग्लिश। चौसर के समय में इंग्लिश थी मिडल इंग्लिश और शेक्सपियर के समय में थी मॉडर्न इंग्लिश। तो चौसर ने जो लिखा है वो डायलेक्ट है ईस्ट मिडलैंड और जो इंग्लिश है दैट इज़ मिडल इंग्लिश। तो इसका आंसर है आपका सी। आई होप कि अभी तक आपको ये वाले तक के क्वेश्चंस जो हैं अच्छे लग रहे हैं और मैंने ये सोचा है कि आपके लिए फेस टू फेस आके भी थोड़ा सा पढ़ाऊँ और बोर्ड पे आपको चीज़ें जो हैं वो दिखाऊं जिससे आपका रिवीजन भी हो। लिटरेरी टर्म्स, राइटर्स, ये सब भी मैं अब आपको लोगों के लिए पढ़ाना शुरू करूं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड चौसर नो। चौसर न्यू 4 लैंग्वेजेस एट दैट टाइम। चौसर को 4 भाषाएं आती थी। Which hero made his earliest appearance in Celtic literature before becoming a staple subject in French, English and German literature? Celtic literature में जब वो फ्रेंच, इंग्लिश और जर्मन में बनने से पहले कौन सा हीरो था जो केल्टिक लिटरेचर में अपना एक स्थान बना चुका था। तो वो और कोई नहीं थे, किंग आर्थर, जो कि 6th सेंचुरी के सेंट और किंग थे जिन्होंने एंग्लो सेक्सन्स के खिलाफ लड़ाई करी थी। तो किंग आर्थर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Marlowe's play Tamburlaine the Great was based loosely on the life of which Asian ruler? ये टम्बरलेन द ग्रेट किस एशियन रूलर पे आधारित है, दैट इज तैमूर। तो इसका आंसर है आपका तैमूर लंग।
मोरालिटी प्लेज बिगेन एट द टाइम ऑफ हेनरी सिक्स्थ, तो इसका आंसर है आपका हेनरी सिक्स्थ। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है ये, Thomas Kidd achieved great popularity with which of his first work, कि किड को अपने कौन से वर्क से पॉपुलैरिटी मिली थी, तो इसका आंसर है आपका द स्पेनिश ट्रेजेडी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो पसंद आई होगी। इसमें कुछ क्वेश्चंस से जो मैंने कोशिश ये करी है कि क्वेश्चंस जो हैं वो अलग हट कर लिए जाएं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ पसंद आई तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कैसी लगी आपको ये सीरीज़, और अपने और क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं, ये बता दीजिएगा। जब बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने होते हैं तो डिटेल्स इतनी नहीं दी जाती हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इनकी डिटेल्स आपको बताऊँ जिससे आप इनको याद कर सकें अच्छे से। और इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन सीरीज़ और आपको और चीज़ें जो मुझे करवानी है मैं करवाती रहूँगी। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।